गुड मॉर्निंग। मैं सिकंदर खान और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ जल प्रदूषण, कक्षा 8 NCERT विज्ञान। हमने इससे पहले पार्ट में वायु प्रदूषण के बारे में अध्ययन किया। अब हम कर रहे हैं जल प्रदूषण। देखिए, हमें दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए बहुत से जल की आवश्यकता होती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उद्योग धंधे बढ़ते जा रहे हैं। इनके अंदर खपत होने वाले जल की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हम जिन कार्यों के लिए जल लेते हैं, चाहे वो नहाना, धोना, खाना पीना, किसी भी प्रकार का कार्य हो, इन कार्यों के लिए जो जल इस्तेमाल किया जाता है वो जल बाद में गंदला हो जाता है। तो इसका मतलब इस जल के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जो उसकी गुणवत्ता को कम कर देते हैं और रंग और गंध को बदल देते हैं। इस प्रकार जल का रंग और गंध हमारे द्वारा बदल दिया जाता है। जब भी, ठीक है, जब भी वाहित मल, विषैले रसायन, गाद जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। और ये मिलने वाले पदार्थ जो जल को प्रदूषित करते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जल प्रदूषण होता है और ये इसके अंदर मिलने वाले पदार्थ जल प्रदूषण करते हैं। जो हमें चित्र दिया गया है उसमें गंगा नदी का मार्ग बताया गया है। ठीक है, और हमारा अगला जो पार्ट है वो इस गंगा नदी के विशेष अध्ययन पर ही है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि वायु प्रदूषण और ताजमहल का हमने बातचीत किया था। अब हम गंगा नदी के एक विशिष्ट बिंदु का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है और ये अधिकांश उत्तरी भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारतीय जनसंख्या की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति है, पृष्ठपोषण है, वो गंगा नदी करती है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जीविका के लिए करोड़ों व्यक्ति इसके ऊपर निर्भर है। लेकिन हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जो अध्ययन किया गया उसमें पाया गया कि गंगा संसार की ऐसी 10 नदियों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो उनका अस्तित्व खतरे में है। इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब प्रदूषण इतना क्यों बढ़ा, यानी गंगा नदी का प्रदूषण क्यों बढ़ा? ठीक है, कि जिन शहरों और बस्तियों से होकर गंगा नदी बहती है वहाँ के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा, करकट, अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव, अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे इस नदी के अंदर ही डाल देते हैं। ठीक है, तो वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण इतना अधिक है कि इसके जल में जो जल जीव रहते हैं वो अब जीवित नहीं रह पाते और वहाँ ये नदी निर्जीव हो गई है। इस नदी को बचाने के लिए 1985 के अंदर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई थी, गंगा कार्य परियोजना। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण आदि ने इस महाशक्तिशाली नदी को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि इसको साफ करना या इसको सही करना आसान काम नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने 2016 में एक नया प्रस्ताव पास किया और शुभारंभ किया स्वच्छ गंगा भारत मिशन का। तो स्वच्छ गंगा भारत मिशन 2016 में शुरू हुआ है और इस मिशन के अंतर्गत गंगा नदी के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य प्रगति पर नज़र आ रहा है। हम इसके मुख्य प्रदूषण के स्तर को देखें तो इसके लिए हम प्रदूषण को नापने के लिए कुछ विशेष बातों पर अपनी चीज़ों को करेंगे। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं कानपुर, यानी गंगा नदी और कानपुर किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं। स्थिति को भली भांति समझने के लिए हम कानपुर का उदाहरण लेते हैं। देखो, कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है और इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव यही है। कानपुर उत्तर देश के अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। ठीक है,
तो अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। तो यहाँ लोगों को नदी पर स्नान करते, कपड़े धोते, मल मूत्र त्यागते, इसके अंदर कूड़ा करकट फेंकते, फूल पूजा सामग्री, जैव अनियमितीकरण साधन, पॉलीथीन थैलियाँ फेंकते हुए आसानी से देखा जा सकता है। तो ये कानपुर की स्थिति है। कानपुर में नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, यानी यहाँ पानी कम है, नदी का प्रवाह भी अति धीमा है, लेकिन इसके साथ ही कानपुर में 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं। इनमें से जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो उर्वरक, रासायनिक पदार्थ, अपमार्जक, चर्म तथा पेंट की फैक्ट्रियाँ, ये कई प्रकार की फैक्ट्रियाँ हैं। जो अपशिष्ट निकालती है वो रासायनिक अपशिष्ट है, वो सीधे कहाँ जाते हैं, नदी के अंदर मिल जाते हैं। अब ये नदी में मिल जाते हैं तो उस पानी को प्रदूषित करते हैं। अब हमारे लिए सोचने के लिए कुछ बातें हैं। नदी के जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं? तो इसके अंदर नहाना धोना खाना, नहाना धोना, अपशिष्टों को फेंकना, पूजा सामग्री फेंकना, जैव अनियमित पदार्थों को फेंकना या फैक्ट्रियों से रासायनिक पदार्थों का निकलना, ये सब इसके कारण हैं। गंगा नदी की पूर्व गरिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किया जा सकते हैं? लोगों को जन किया जाए, इस कार्य को सफाई करने के लिए से लिया जाए, ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो लोगों को कठोरता से पालन करवाया जाए। तीसरा इसमें दे रहा है कूड़े करकट आदि का विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों के लिए प्रभावित है। देखो कूड़े करकट इसके अंदर डाल देते हैं तो इकट्ठा होता है, जीवाणुओं के लिए श्वसन की बड़ी समस्या आ जाएगी, तो जीवित प्राणी समस्या में आ जाएंगे। बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ, अब हम बात करते हैं औद्योगिक इकाइयों की, ठीक है। तो देखिए बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ हैं। ये जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो जल को प्रदूषित करती है, क्योंकि ये लगातार हानिकारक रसायन छोड़ती है। जैसे तेल शोधन कारखाने हैं, कागज़ की फैक्ट्रियाँ हैं, वस्त्र तथा चीनी की मिलें हैं। ये जो रासायनिक फैक्ट्रियाँ हैं, इन सब से रासायनिक संदूषण निकलते हैं और ये विसर्जित रसायन जो बाहर आते हैं फैक्ट्रियों से, उनमें आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड आदि होते हैं। अब ये जो रसायन इसके अंदर होते हैं, इनसे पौधे, जंतु सभी प्रभावित होते हैं, ठीक है। और ये प्रभावित क्यों होते हैं? क्योंकि पानी के अंदर विषैला प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। अब जल के अंदर मिलने वाले इन दुष्कारकों को रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाया। इसके अनुसार उद्योगों को पहले अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पहले उपचारित करना चाहिए, लेकिन इन नियमों का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है, जिसके कारण उसकी अम्लीयता और कृमियों की वृद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि कृमि मिट्टी में होते हैं तो वो मित्र होते हैं, तो उनकी वृद्धि में भी परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं खरपतवारनाशी या पीड़कनाशी। देखिए फसल की सुरक्षा के लिए हम उसके अंदर पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी मिलाते हैं, जो कि महत्वपूर्ण रसायन होते हैं। यही रसायन पानी के अंदर घुल जाते हैं और घुलकर नदी, नालों, झरनों, तालाबों के अंदर पहुंच जाते हैं और ये भूमि में रिसकर भौम जल के कारक भी बनते हैं, भौम जल के अंदर भी मिल जाते हैं और उसको भी दूषित कर देते हैं कई बार। तो ये तो है पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी। अब हम बात करते हैं किसकी? शैवाल ब्लूम की। देखिए कई बार क्या होता है, तालाब को दूर से देखने में हरा दिखता है। अब बात आती है कि हरा क्यों दिखता है। देखिए वो हरा इसलिए दिखता है कि उसमें शैवाल ज़्यादा होते हैं। हमने ऊपर देखा कि जो पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी जो पानी के अंदर जो खेतों में मिलाए जाते हैं, पौधों के लिए मिलाए जाते हैं, वो बहते हुए पानी के साथ आ जाते हैं, जल सतह में मिल जाते हैं और वही पोषक जो वहाँ मिलाए गए थे फसल के लिए वो तालाब में आ गए। अब तालाब में आ जाते तो तालाब के अंदर लगने वाले पौधों को क्या मिल गया? पोषक मिल गया। उसके अंदर नाइट्रेट, फास्फेट जैसे रसायन हैं। अब ये जो नाइट्रेट, फास्फेट जैसे रसायन इसके अंदर आ गए हैं, ये यहाँ पोषक का काम करते हैं। इस तालाब के शैवाल है वो फलते फूलते हैं, बहुत बड़ा पोषक उनको मिल जाता है। जब ये शैवाल क्या होते हैं? मर जाते हैं। जब ये शैवाल मर जाता है तो ये पूरे उस तालाब क्षेत्र को घेर लेते हैं और जीवाणु जैसे घटक के लिए भोजन का कार्य करते हैं।
क्योंकि उनको अपघटित करते रहते हैं। लेकिन जब इनका अत्यधिक मात्रा में फैलाव हो जाता है शैवालों का, तो उसे शैवाल ब्लूम कहते हैं और ये अत्यधिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब वो ऑक्सीजन का अत्यधिक इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है तो बाकी बचे जीवधारियों को ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है और वो ऐसी स्थिति के अंदर जलीय जीव मर जाते हैं। तो इस प्रकार वो उससे प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं वाहित मल, यानी कानपुर का अध्ययन किया हमने, शैवाल ब्लूम का अध्ययन किया, पीड़कनाशी का अध्ययन किया। अब करते हैं वाहित मल। देखिए बहता हुआ मल वाहित मल कहलाता है। ये बहता हुआ मल सीधे नदी नालों या पानी के स्रोतों में बहा दिया जाता है। अब इसमें खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्म जीव आदि होते हैं और ये पानी के साथ रिसकल भौम जल को भी प्रभावित कर देते हैं। अब वाहित मल द्वारा जो संदूषित जल है उसमें जीवाणु, वायरस, कवक, परजीवी आदि हो सकते हैं और ये विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण बनते हैं, जैसे हैजा, मियादी बुखार, पीलिया। ऐसे रोग इस दूषित जल का इस्तेमाल करने से हो जाते हैं। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक है, यानी स्तनधारियों का जो मल है उसमें जीवाणु की मात्रा कितनी है ये उसकी जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं तो इसका मतलब है कि वो जल मल युक्त पदार्थ द्वारा संदूषित हुआ है। यदि इस प्रकार के मल का हम उपयोग करते हैं यदि हम इस प्रकार के जल का उपयोग करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं और हम अनेक रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। गर्म जल, देखिए न केवल ठंडा जल ही खराब होता है, क्योंकि तालाबों के अंदर, झरनों के अंदर अक्सर हमें गर्म जल नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं कि केवल वही जल खराब होता होगा, गर्म जल साफ़ होता होगा। गर्म जल हमने घर में उबाला वो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन उद्योगों से, संयंत्रों से जो गर्म निकलता है वो नदी नालों में बहा जाता है। वो गर्म जल वहाँ के ताप को बढ़ा देता है और वो ताप जलाशयों का जब बढ़ता है तो वहाँ रहने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतुओं पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। अब अगली हम बात करें कि पेयजल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। देखो पीने योग्य जल वो पेयजल कहलाता है। अब उसको शुद्ध कैसे किया जा सकता है? देखिए पीने को जल को हम फिल्टर करते हैं ताकि वो साफ़ हो जाए। फिल्टर के लिए हम थोड़ी सी बात करते हैं कैसे करें। हम एक प्लास्टिक की बोतल लें, उसको बीचों बीच काट लें और उसके ऊपर वाले भाग को नीचे वाले भाग पर उल्टा करके रख दें। उल्टा करके रखेंगे तो कीपनुमा आकृति बनेगी। उस कीपनुमा आकृति में पहले एक हल्का सा कपड़ा फिल्टर के रूप में बिछा देंगे, फिर उसके ऊपर हम एक रुई का पोहा रख देंगे, फिर रेत और फिर बजरी, ये 4 परत उसके अंदर बना देंगे। अब उसमें पानी डालेंगे तो पानी रिस के नीचे जाएगा, इस प्रकार वो पानी साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो पीने के पानी को साफ़ करते हैं ताकि उसके अंदर मिले हुए दूषक है, प्रदूषक वो ख़त्म हो जाएं और हम जो पानी प्राप्त कर रहे हैं वो पानी हमें नगर पालिका, नगर निगम है वो हमारे घर में लगे नल के जरिए उपलब्ध करवा देता है। और यदि हम प्रदूषित जल पिएंगे तो कई बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। देखिए यहाँ बूझो बहुत परेशान है और पहली से वो क्या कह रहा है कि उसने जो जल पिया था वो देखने में साफ था, उसमें कोई गंध भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह बीमार हो गया। अब पहले उसका क्या उत्तर देती है, ये हमें भी सोचने वाली बात है कि जो जल साफ दिखाई देता है उसमें रोग वाहक सूक्ष्म जीव, घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं और उस जल को पिएंगे तो वो हमें प्रदूषित करेगा, प्रभावित करेगा। अतः पीने से पहले जल को शुद्ध करना ज़रूरी है। जैसे हम जल को उबाल कर शुद्ध करते हैं, तो जल को शुद्ध करने के क्या क्या तरीके हैं इस बारे में बात करेंगे। देखिए जो जल पीने लायक होता है वो जल पेयजल कहलाता है और वो विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों से दूषित हो जाता है जब वो जलाशयों में गिरता है, लेकिन इसे विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। कैसे कि उस भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशय में गिराने से पहले वाहित मल उपचार संयंत्रों से उसको गुजारा जाता है। जब वाहित मल उपचार संयंत्र से गुजरता है तो वो शुद्ध हो जाता है और ये आपूर्ति है नगर निगम, नगर पालिका हमें करती है फिल्टर करके, वो घरों में इसी उपचारित जल को भेजती है। संसार की 25% जनसंख्या को निरापद जल उपलब्ध नहीं मिलता।
अब बात करते हैं कि जल को निरापद करें कैसे। देखो, जल को छानकर हम उसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? जल को छानकर फिल्टर करके हम उसको साफ कर सकते हैं, और इसके लिए हम कैंडल फिल्टर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बहुत से घरों में इसको उबाल कर साफ़ किया जाता है ताकि वो जीवाणु मर जाएं। इसी प्रकार जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन या विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी में डालते हैं तो पानी साफ़ हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो क्लोरीन की गोलियां इस्तेमाल की जाती है वो अनियंत्रित तरीके से बेतरतीब रूप से इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, तो वो नई समस्या पैदा कर देती है। क्या किया जा सकता है? ठीक है, देखिए, जल को साफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वाहित मल को उसमें पानी के जल स्रोत में मिलने से रोक सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या किया गया है औद्योगिक इकाइयों के लिए। ठीक है, सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के लिए जो नियम और कानून बनाए हैं, उन नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन करवाया जाना चाहिए, ताकि प्रदूषित जल को सीधे नदियों झीलों में बहने से मिलने से रोका जा सके। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए, उसे बेकार नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ में जल का उपयोग कम करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण करना चाहिए, पुनः प्राप्त करना चाहिए और उपयोग न करना चाहिए यदि आवश्यकता न हो तो हमारा मूल मंत्र ये 5R होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, यदि संभव हो सके तो बड़े प्रमुख जो जल स्रोत हैं उनके पास लगे उद्योगों को दूर स्थानांतरित करके कि हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं। धुलाई तथा अन्य कार्यों में उपयोग हो चुके जल के पुनः उपयोग संबंधी नए नए विचारों के बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे सब्जियों को धोने के लिए जो इस्तेमाल पानी है उसको पौधों की सिंचाई के लिए काम लिया जा सकता है। प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जब तक हम अपने दायित्वों को नहीं पहचान पाएंगे तथा पर्यावरण हितैषी कार्य नहीं कर पाएंगे, हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता इसी प्रकार संकट में रहेगी। तो हमें इन प्रक्रमों को पहचानना होगा और हमें निश्चित तौर पर अपने दायित्वों को निभाना भी होगा। ये एक चित्र दिया गया है जो जल उपचार संयंत्र का किस प्रकार जल साफ होके आ रहा है। विशेष तथ्य दिया गया है कि जब आप नल को खुला छोड़कर अपने दांत में ब्रश करते हैं तो कई लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, ब्रश करते समय आप नल को खुला न रखें। जिस नल से प्रति सेकंड 1 बूंद जल टपकता है, उस नल से 1 वर्ष में कई हजार लीटर जल टपक जाता है। इसलिए अपने घरों के नल को समय समय पर दुरुस्त करवाते रहना चाहिए ताकि व्यर्थ होते हुए पानी को रोका जा सके। धन्यवाद। आशा है वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको 1-2 बार देखें, सुने, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद। शेष अगले पार्ट